आप उत्तराधिकारी हैं और आप इनकी संपत्ति अपने नाम करवाना चाहते हैं, तो आप इनकी संपत्ति अपने नाम कैसे करवाएं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नाम कराते समय आपको प्रार्थना पत्र जो है वो किस तरह देना होगा। देखिए, मैंने आपके लिए जो है वो पूरा प्रार्थना पत्र तैयार किया है कि आप इसे कैसे लिख के दे सकते हैं, क्या इसमें भरा जाएगा और कौन कौन से कागजात इसमें लगाने होंगे, उसके बाद आपको किसे देना होगा। मैंने आपको पूरी प्रक्रिया इस वीडियो में बताना चाहा है। तो देखिए, इस वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ बात करूंगा कि यदि मान लीजिए आपके दादाजी, पिताजी, माताजी एक्सपायर हो जाती हैं, ठीक है, तो ऐसे में आप उनके उत्तराधिकारी होते हैं, तो उत्तराधिकार मामलों में नामांतरण कैसे होगा, यानी कि उत्तराधिकार मामलों में दाखिल खारिज कैसे होगा। ठीक है, क्योंकि भाई जब मान लीजिए आपके दादाजी, पिताजी, माताजी गुजर जाती हैं, तो उनके बाद वो संपत्ति आपके नाम आनी चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए आपको तहसील में कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी, तभी आपके नाम वो संपत्ति दाखिल खारिज होगी। तो इस वीडियो में वही हम बताने वाले हैं कि आपको कैसे प्रार्थना पत्र लिखना है, वो सभी आपको सिखा देंगे। ठीक है, दूसरा है अपने नाम करने के लिए प्रार्थना पत्र कैसे लिखना सीखे, किस किस कागजात की जरूरत पड़ेगी, सभी मैंने इस वीडियो में बताया है। देखिए, सबसे पहले दोस्तों आप ये जान लीजिए कि किसी खाते धारक की मृत्यु पर उत्तराधिकार पाने वाला व्यक्ति कब्जा प्राप्त कर, देखिए जैसे मान लीजिए आपके पिताजी के एक्सपायर हो गए, तो उनके एक्सपायर हो जाने के बाद उनके बाद आप उस भूमि पर आ जाते हैं। ठीक है, आप कब्जा प्राप्त कर लेते हैं। कब्जा प्राप्त कर अपनी रिपोर्ट प्रपत्र पर राजस्व निरीक्षक को देगा यदि उत्तराधिकार अविवादित है। देखिए, मैंने प्रारूप तो आपको बनाया ही, लेकिन इसे भी आप समझ लीजिए। देखिए, जैसे मान लीजिए आपके कोई पिताजी हैं, वो गुजर गए, उसके बाद आप कब्जा प्राप्त कर लेते, उसके बाद अपनी रिपोर्ट जो है वो राजस्व निरीक्षक को देनी होती है। यदि मान लीजिए जो उत्तराधिकार जिसकी आपने रिपोर्ट जिस जमीन की दी है वो जमीन अविवादित है और उस पर कोई विवाद नहीं है, तो राजस्व निरीक्षक मृतक के स्थान पर उसके उत्तराधिकारी का नाम अधिकार अभिलेख में दर्ज हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका मैटर कोई विवादित नहीं है, ठीक है, तो आप जैसे ही राजस्व निरीक्षक को प्रार्थना पत्र देंगे लिख के, वैसे ही जो भी खसरा खतौनी जो भी अधिकार अभिलेख होते हैं उनमें आपका नाम दर्ज कर दिया जाएगा। यदि उत्तराधिकार विवादित है तो वह उचित जांच कर अपनी रिपोर्ट तहसीलदार को देगा। यदि कोई व्यक्ति राजस्व निरीक्षक के आदेश से व्यथित हो अथवा राजस्व निरीक्षक के उसका नाम दर्ज न किया हो, तो वह तहसीलदार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकता है। इस धारा के उपबंध में प्रत्येक खातेदार पर लागू होता है। उत्तराधिकार के मामलों में रिपोर्ट करने पर कोई स्टाम्प शुल्क नहीं देना होता है। सीधी बात है भाई, उत्तराधिकार के मामलों में आपको ये प्रार्थना पत्र देना पड़ता है। ये प्रार्थना पत्र है, आप लिख के भी दे सकते हैं और आपको ये प्रारूप में भी मिल जाता है। अब बात आती है कि भाई जैसे मान लीजिए आप लिखना चाहे या मान लीजिए आपने प्रारूप ले लिया है, तो आप उसे भरे कैसे और कौन कौन से आपको कागजात लगाने चाहिए। चलिए जान लेते हैं प्रार्थना पत्र राजस्व निरीक्षक को कैसे लिखेंगे। दोस्तों, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आपका कोई भी प्रश्न है तो आप मुझे सबसे पहले इंस्टाग्राम पर फॉलो करें और आप मुझे इंस्टाग्राम पर कोई भी अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, वहां पर मैं आपका रिप्लाई अवश्य दूंगा। लेकिन इंस्टाग्राम पर क्वेश्चन करने से पहले आप मुझे फॉलो जरूर कर लें इस पर। ठीक है, चलिए जानते हैं प्रार्थना पत्र राजस्व निरीक्षक को कैसे लिखेंगे। जैसा कि मैं आपको फिर बता दूं कि ये प्रार्थना पत्र या तो आप लिखित में दे सकते हैं या आप ये तहसील में ये प्रारूप भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, धारा 33 नियम 1 राजस्व संहिता नियम 29(1), ठीक है, धारा 33(1) और नियम है 29(1) राजस्व संहिता। सेवा में श्रीमान राजस्व निरीक्षक, क्षेत्र जो भी आपका परगना हो, जो भी आपका क्षेत्र, जिस क्षेत्र में आपकी जमीन पड़ती है उसका नाम, तहसील जो भी आपकी तहसील हो उसका नाम, जो भी आपका जिला हो यहाँ पे उसका नाम। ठीक है, आप चाहे लिख भी सकते हैं। उसके बाद राजस्व संहिता की धारा 33(1) के अंतर्गत उत्तराधिकार है तो रिपोर्ट। देखिए, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे आवेदक का नाम, जैसे मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है जो आवेदक कर रहा है, वो अपना नाम, पिता का नाम जो भी पिता का नाम हो और जो भी आपका पता हो, ठीक है, जहां पे आप रह रहे हैं वो भी पता भी डाल सकते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है भूमिका विवरण, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। भूमिका विवरण जिसके संबंध में रिपोर्ट की जा रही है। जैसे मान लीजिए आपके माताजी गुजर गई हैं, माताजी के नाम कोई जमीन थी, तो उस भूमि का विवरण आपको देना होगा। ठीक है, किस गांव में थी उस गांव का नाम, गाटा नंबर, जैसा कि आपको पता होगा हर एक खेत का नंबर होता है, खाता संख्या में होते हैं गाटा संख्या, तो गाटा नंबर वहां पे आप भर दीजिए। ठीक है, और ये है रकबा, यानी कि कितने आपकी जो है क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, जो भी आपकी 2 बीघा 4 बीघा एयर में होता है वहां पे आप
जो भी आपके अधिकार अभिलेख हैं उसे देखकर आप ये भर सकते हैं। ठीक है, अगर आप नहीं भरना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर पूछ लें। ठीक है, तीसरे में आता है मृतक व्यक्ति का नाम। जैसे मान लीजिए जो भी आपके दादा हैं, आपके पिताजी हैं, जिसकी मृत्यु हुई है उसका नाम, और कब मृत्यु हुई है उसकी यहाँ पे तिथि, और उनके पिता का नाम और पता, सभी चीज़ आपको डालनी होती है। चौथे में जब आप आएंगे, चौथे कॉलम में, तो यहाँ पर आवेदक का मृतक से संबंध। जैसे मान लीजिए आप जो है ये आवेदन कर रहे हैं अपने नाम संपत्ति दाखिल खारिज करवाने का, तो मृतक से संबंध आपका क्या है? आप उनके बेटे हैं या आप उनके जो भी है, जो भी आपका संबंध है वो यहाँ पे आप संबंध अपना भर दीजिए। पांचवा है, क्या आवेदक एकमात्र उत्तराधिकारी है? यदि आप एकमात्र उत्तराधिकारी हैं तो यहाँ पे हाँ कर दें। ठीक है, यदि नहीं तो दूसरे उत्तराधिकारी का नाम और पता। जैसे मान लीजिए आप 3 भाई हैं तो तीनों भाइयों के नाम और पता यहाँ पे होनी चाहिए, जो जो भी उत्तराधिकारी हैं। ठीक है, छठवें में है जो वो है, क्या उत्तराधिकार वसीयत पर आधारित है? यदि हाँ तो वसीयत की प्रति संलग्न करें। दोस्तों मैं यहाँ पे आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता दूं कि यदि देखिए यहाँ पर इस प्रार्थना पत्र में आपका जो भी जिनकी भी मृत्यु हुई है उनका डेथ सर्टिफिकेट लगाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जैसे मान लीजिए, अगर मान लीजिए किसी ने आपको वसीयत की थी, ठीक है, जैसे मान लीजिए वसीयत की थी, तो वसीयत के लिए भी आपको यही प्रार्थना पत्र जो है सेम टू सेम लिखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपके दादाजी ने या आपके बुआ ने या फूफा ने, जो भी किसी रिलेशन या किसी भी व्यक्ति ने आपको वसीयत की थी, तो आप ये प्रारूप जो है ये भर के राजस्व निरीक्षक को आप दे सकते हैं। और जो वसीयत पर है, देखिए यहाँ पे छठवां कॉलम का आपको पालन करना पड़ेगा। क्या यह उत्तराधिकार वसीयत पर आधारित है? तो हाँ। ठीक है, यदि हाँ तो वसीयत की प्रति संलग्न करें। तो देखिए जो भी आपके पास वसीयत होगी, और दूसरी बात वसीयत रजिस्टर्ड होनी चाहिए। ठीक है, जो भी आपकी वसीयत होगी वो आप इस फॉर्म में लगा दें और राजस्व निरीक्षक के यहाँ आप दे सकते हैं। ठीक है, तो उस वसीयत, जो भी आप वसीयत की कॉपी लगाएंगे, जो भी आप वसीयत इसमें लगाएंगे, उसी के आधार पर वह जमीन आपके नाम शो होने लगेगी, आपके नाम चढ़ा दी जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आप अपना दिनांक डाल सकते हैं और यहाँ आवेदक के हस्ताक्षर, ठीक है, जो भी आवेदन कर रहा है उसके यहाँ पर साइन होने चाहिए। दोस्तों अगर मान लीजिए इस टॉपिक से जुड़ा आपको कोई भी प्रश्न है, कोई भी समस्या है, तो आप मुझे पूछ सकते हैं। दूसरा, मैं अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप इस पर आपत्ति कैसे लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी ने गलत तरीके से उत्तराधिकार के लिए ये फॉर्म अप्लाई कर दिया, तो आप इस पर आपत्ति लगा के कैसे रुकवा सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करें और मुझे अदर सोशल मीडिया पर फॉलो करें। लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है।